दो क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये इस तरह से कहानी है। 5 वोल्ट की बैटरी है और ये एक रोड है ए बी, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पूछा है अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 टेस्ला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जो है वो 0.1 टेस्ला है, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया है फाइंड आउट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रोड ए बी, फाइंड आउट टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रोड ए बी इफ, ठीक है, इसका लेंथ है 1 मीटर और बस ये चीज दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो एक कंडक्टर है ए बी जो स्लाइड कर सकता है, 1 मीटर उसकी लंबाई, 5 वोल्ट का बैटरी है, बी का वैल्यू 0.1 टेस्ला है अंदर की ओर। पूछा है फाइंड आउट द टर्मिनल स्पीड ऑफ रोड ए बी, ठीक है। टर्मिनल स्पीड का मैं तुम्हें सारा कंसेप्ट समझा चुका हूं, इसको तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, इसको तुम लोग ट्राई करो, फिर हम देखेंगे क्या सॉल्यूशन निकल करके आता है। करो जरा ट्राई से, इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले, सोल्व करने से पहले क्या घटना घट रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो फोर्स कुछ समझ में नहीं आएगी। देखो जब तक तुम्हें सिचुएशन अगर समझ में नहीं आएगी कि कैसे जो है वो कहानी घट रही है, तो आमतौर पे आंसर नहीं आएगा, या तो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो। तो तुम्हें हमेशा फिजिक्स में पहला स्टेप होता है कि तुम देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्यों ये रोड, पहले तो ये रोड रेस्ट में ही है, ठीक है, क्यों तो ये रोड मूव करना शुरू करेगी। तो तुम एक एक करके अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो तुम्हें सिचुएशन समझ में आएगी, और सिचुएशन समझ में आएगी तो ही तुम्हें आएगा तरीका कि कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो देखो जरा समझो पहले, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा मे बी, ठीक है। तो एक करंट फ्लो करेगा इस तरह से, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, 5 वोल्ट का तुमने बैटरी लगा रखा है, तो इसके कारण एक करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, करंट जाएगा नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा इसके ऊपर, इधर की तरफ एक क्या आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक है। अब जैसे ही इधर की तरफ जाएगी तो उसके कारण एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आ जाएगी, और कौन सी डायरेक्शन में होगा मोशनल ईएमएफ, V क्रॉस B, तो यानी कि इस पोलैरिटी का मोशनल ईएमएफ यहां पर डेवलप होगा, जिसके कारण एक इंड्यूस करंट आने लग जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो मेन करंट ये है, इंड्यूस करंट ये है, ठीक है, समझते जाना धीरे धीरे इस बात को। तो अब इसके ऊपर 2 मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 करंट आ रही हैं, एक तो जो बैटरी के कारण करंट आ रही है, बैटरी के कारण करंट ऐसे है नीचे की तरफ, तो आई एल क्रॉस बी, तो लेंथ नीचे बी अंदर, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा जो इंड्यूस तुम्हारा जो है यहाँ पर, ये तो ये ईएमएफ हो गया, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, बी एल वी, उसके कारण एक इंड्यूस करंट आएगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो एक तो आ रहा है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो एक हो गया आई बैटरी, ये हो गया आई बैटरी, ठीक है, बैटरी के कारण, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स आ रहा है, कि आई बैटरी नीचे होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ठीक है, ये एफएम आ रहा है किसके कारण, बैटरी वाली करंट के कारण। लेकिन जैसे ही मोशन में आ जाएगी तो यहां पर एक ईएमएफ भी डेवलप होगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, और एक करंट भी इसके अंदर फ्लो करने लग जाएगी जिसको हम बोलेंगे आई इंड्यूस्ड, उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो उसमें फोर्स जो इधर की तरफ आएगा, जिसको हम बोलेंगे एफ एम, लेकिन ये इंड्यूस्ड करंट के कारण, ठीक है। तो इसको एफ एम में यहां पर लिख देता हूं, एफ एम, और यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब शुरुआत में क्या होगा बच्चों, ठीक है, इन द बिगिनिंग जो आई जो है बैटरी वो बड़ी होगी आई इंड्यूस से, ठीक है, क्योंकि आई इंड्यूस तो ऑलमोस्ट 0 होगी भाई, मोशन ईएमएफ BLV है, तो जब स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है तो इंड्यूस करंट भी 0 है, तो आई बैटरी अधिक है,
तो इधर की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि एफ एम बी विल बी ग्रेटर देन एफ एम आई, है ना। बैटरी वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा मैग्नेटिक एज कंपेयर टू एफ एम आई। तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द राइट डायरेक्शन, velocity will start increasing in the right direction, राइट और लेफ्ट वाला, ठीक है, रोंग और राइट वाला नहीं, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में जो है ये इंक्रीज करने लग जाएगा वेलोसिटी। अब जैसे ही वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो एफ एम बी जो है वो तो होगा तुम्हारा कांस्टेंट, क्योंकि जो ये तुम्हारा जो करंट आ रहा है बैटरी वाला ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये ईएमएफ जरूर तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एफ एम बी तो कांस्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा जो बैटरी वाला करंट है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ेगा, और वैसे वैसे आई इंड्यूस बढ़ेगा, और वैसे वैसे तुम्हारा एफ एम आई बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एफ एम आई बढ़ेगा दोबारा वही वाली घटना घटेगी। कौन सी घटना घटेगी कि एफ एम तो कांस्टेंट है और एफ एम आई से बड़ा है, एफ एम भी यहां है, एफ एम आई यहां है, लेकिन धीरे धीरे एफ एम आई बढ़ रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा एफ एम आई बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आगे वाला फोर्स तो उतना ही है, पीछे वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे दोनों पास आ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों पास आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन इज स्टिल इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। राइट यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करेगी लेकिन थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, और इवेंचुअली करते 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 ये एफ एम आई जो है ये बढ़ते बढ़ते एफ एम आई, है ना, इसको एफ एम बी लिख देते हैं, बैटरी के कारण है। तो ये धीरे धीरे एफ एम आई बढ़ते बढ़ते एफ एम बी के बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल हो जाएगी, ठीक है। लिखिए, फिर हम लिखेंगे इन द एंड या फिर एट सम पॉइंट, या वैसे t इज इक्वल टू इंफिनिटी भी होगा जाकर के वो, ठीक है। एट सम पॉइंट या फिर इंफिनिटी बोल देते हैं, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट बोल देते हैं। इन स्टेडी स्टेट एफ एम आई विल बिकम इक्वल टू एफ एम बी, ठीक है। और ये तभी होगा, ये कब होगा? एफ एम आई दोनों बराबर कब होंगे? इट विल ओनली हैपन व्हेन आई बैटरी इज इक्वल टू आई इंड्यूस्ड। तो आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई बैटरी, और ये तभी होगा जब E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई बैटरी हो जाएगा। और E इंड्यूस कितना है? BLV, और बैटरी कितनी है? 5। तो B का वैल्यू 0.1, लेंथ का वैल्यू 1 इंटू में V इज इक्वल टू 5, तो V का वैल्यू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला ईएमएफ तो इसको उधर धकेल रहा है और ये वाला ईएमएफ इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जब दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है, क्योंकि लूप तो एक ही है, तो दोनों करंट भी बराबर होने चाहिए, और दोनों करंट तुम्हारे तभी बराबर होंगे अगर दोनों फोर्स बराबर है, तो दोनों करंट भी बराबर होने चाहिए, और दोनों करंट तभी बराबर होंगे जब दोनों ईएमएफ बराबर होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बराबर ही है, ठीक है। और ये ईएमएफ 5 है और ये ईएमएफ BLV है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगी। तो कहानी कैसी होगी? स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0, सिर्फ आगे वाला फोर्स आया तो वेलोसिटी आया। हो सकता है शुरुआत में बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ रहा हो 10, 20, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बढ़ गया तो एक पीछे की तरफ फोर्स आया, जिसके कारण एक्सेलरेशन कम हो गया। तो अब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ अभी भी रही है। कैसे? 8, 28, 36। तो इसका स्पीड बढ़ा, ठीक है। तो स्पीड जैसे इसका बढ़ा तो फिर ये वाला पीछे वाला फोर्स और बढ़ा, तो वेलोसिटी और धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है अभी भी पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 36 से होगी 40, 44, फिर धीरे धीरे और वेलोसिटी बढ़ रही है तो पीछे वाला फोर्स और बढ़ रहा है, फिर ये धीरे धीरे, है ना, 45, 46, फिर धीरे धीरे और 46। ये तो मैं से बता रहा हूं तुम्हें, वैसे ग्रेजुअल होगा, ठीक है।
ग्रेजुअल भी नहीं हो, एक्सपोनेंशियल होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट में जाकर के जो वेलोसिटी जब 50 को रीच करेगी ऑलमोस्ट, तब ये दोनों जो है वो फोर्स बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा पूरा सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। आंसर बड़ा सिंपल है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब इस ईएमएफ को देखो, तुम्हें टेक्निकली क्या चाहिए, तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी, आंसर तुम इसका बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन मैं चाहता था तुम पूरी पूरी सिचुएशन को समझो। आंसर निकालने के लिए मैं बोल देता क्या करना है, तुम्हें चाहिए इसके ऊपर नेट फोर्स 0, उसके ऊपर फोर्स आएगा कौन सा, एक्सटर्नल तो कोई है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स तब 0 होगा जब करंट 0 होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही फोर्स है ना यहाँ पे, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। हमने जानबूझ के इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया है, एक इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक और एक मैग्नेटिक बैटरी वाली करंट के कारण, समझाने के लिए पूरे पूरे कंसेप्ट को। लेकिन अगर मुझे सिंपली इसको 1 मिनट के अंदर सोल्व करना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि टर्मिनल वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स 0। अब फोर्स है कौन सा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक, एक्सटर्नल तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कब 0 होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, या तो L0 या B0 या I0, ठीक है। एंगल तो जो है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर L और B तो 0 नहीं है, तो I को 0 होना पड़ेगा। I कब 0 होगी, जब दोनों के बीच से करंट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। दोनों के बीच से करंट इक्वल एंड अपोजिट कब होगा, जब दोनों EMF बराबर होंगे। तो BLV = 5 सिंपली हम कर सकते थे, लेकिन हमने पूरे पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया है। तो ये सेकंड वाली जो बात बोली वो भी बड़ी लॉजिकल ही है, ठीक है। इसको नोट कर लो, बच्चों को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने पूरे पूरे सिचुएशन को, पूरे पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, डाउट है तो पूछो, फिर मैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो डायग्राम इरेज कर देता हूं ये। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग रेल्स हैं, यहां पे ये रोड है PQ, यहां पे ये रोड है RS, और मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में B, ठीक है। पूरे रीजन में तो मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B। ये बोल रखा है बोथ रोड्स have same mass and resistance. If rod RS is given an initial velocity of V0 towards right, find velocity of both the rods after long time। यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो दोनों रोड्स का टर्मिनल स्पीड तुम्हें निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक हल्का सा हिंट दे देता हूं बच्चों, क्योंकि तुम्हें थोड़ा क्लिक नहीं करेगा। तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मोमेंटम कंजर्वेशन होता है जब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो। हम देखो सिस्टम, पहले तो सिस्टम क्या होता है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सिस्टम को 11वीं क्लास में भी हम समझ चुके हैं। सिस्टम कुछ भी नहीं होता, सिस्टम हमारी मर्जी है। तुम चाहो तो मुझे भी सिस्टम बोल सकते हो, एक मेरे को मार्कर को सिस्टम बोल सकते हो, मेरे को मार्कर कमरे को सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को मार्कर को, इस रूम को तुमने एक सिस्टम बोला है, तो हमारे बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल हो गया। अगर तुमने मुझे सिस्टम बनाया है तो मेरे और रूम के बीच का जो नॉर्मल है वो एक्सटर्नल है। अब इस मार्कर को मैंने होल्ड किया हुआ, अगर हम दोनों एक सिस्टम का हिस्सा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल है। अगर मैं अकेला हूं या मार्कर अकेला एक सिस्टम है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्सटर्नल है। तो सिस्टम हमारी मर्जी होती है, हम जिस मर्जी को बना लें, ठीक है। सिस्टम में जो भी एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में जो है वो पेयर आ रहे हैं, जो कि सारे ही फोर्सेज होते हैं,
तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है नीचे और मार्कर के ऊपर लग रहा है ऊपर, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर सिस्टम के अंदर नहीं आ रहे, जैसे अगर मैं अपने आप को सिस्टम बना लूं, तो मार्कर का जो मेरे ऊपर लग रहा है mg का वेट के बराबर का नॉर्मल रिएक्शन, वो मेरे लिए एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्कर मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसी वाले फंडे का तुम्हें इस्तेमाल करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले का। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने किया हुआ है कि अगर मैं इस मार्कर को फेंकूंगा तो मैं पीछे भी जाना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण, क्योंकि मैंने मार्कर को फेंका तो मैंने मार्कर को नॉर्मल एक्शन आगे दिया, तो मार्कर ने मेरे ऊपर उतना ही पीछे की तरफ लगाया है, ठीक है। तो अगर हम दोनों ही सिस्टम बन जाए तो हमारा इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए था। तो उस एंगल से तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैंने तुम्हें हल्का सा हिंट दे दिया, हल्का क्या काफी हिंट दे दिया है। अब तुम इसको अप्लाई करो, क्योंकि तुम्हें 11वीं याद तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने इतना हिंट दे दिया है, ठीक है। करो इसको अप्लाई और सोल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे करेंगे इसे, देखो एक बात पक्की है कि दोनों में, सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे तुमने इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है, v, तो क्या होगा उसके कारण ये दूर भागेगा, दूर भागते ही इनके बीच का जो एरिया है उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर करंट आना चाहिए, इंड्यूस करंट आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, ठीक है। या दूसरे एंगल से बोलो तो इसके पास वेलोसिटी है, अगर इसके पास वेलोसिटी है तो मोशनल ईएमएफ है, तो एक करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों एक लूप का हिस्सा है, तो दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा तो दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी सेम निकल करके आएगा, ठीक है। इसमें कैसा आएगा, देखो करंट कैसा होगा, तो ये मोशनल ईएमएफ कुछ ऐसा होगा, तो करंट कुछ ऐसा होगा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो आई एल क्रॉस बी इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ, आई एल क्रॉस बी इस पे लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको एनालिटिकली भी समझा दूंगा क्या होगा, और हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखना जरा, तो इस पे अगर एफ एम पीछे लगा तो ये वेलोसिटी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। सपोज करो ये वाला वेलोसिटी पहले 100 मीटर पर सेकंड है, ये वाला 0 है, अब फोर्स इस पे आ रहा है पीछे, इस पे आ रहा है आगे की तरफ, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, 0 से 10 हो जाएगा, इसका घटने लग जाएगा, 100 से हो सकता है 90 हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी है ना, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो थोड़ा कम हो गया, पहले 100 था रिलेटिव वेलोसिटी, अब 80 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्लक्स अब धीरे धीरे चेंज होगा तो थोड़ा ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ी करंट भी रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ा फोर्स वीकर हो जाएगा, लेकिन अभी भी इधर ही फोर्स इस पे लग रहा है, इधर ही फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो वो फोर्स वीक जरूर हो रहा है। खैर अगर ऐसा हो रहा है तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड घटता रहेगा, 80, 70, 60, इसका बढ़ता रहेगा 10, 20, 30, 40, ठीक है। लेकिन जब तक इसका स्पीड जो है वो ज्यादा रहेगा तब तक ये फ्लक्स बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। जब तक इसका स्पीड ज्यादा है तो समय के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड 60 है, इसका 40 है, तो अभी भी तो ये दूर ही जा रहा है, दूर जा रहा है, तो अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स तो बढ़ ही रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ अभी भी सेम ही डायरेक्शन के अंदर आएगा, और तो उसका वैल्यू कम हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 ईएमएफ आ रहे होंगे, एक इसके कारण एक इसके कारण, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण ऐसा आ रहा है बीएलवी, इसी कारण ऐसा आ रहा है बीएलवी, लेकिन इसका स्पीड कम है तो अभी भी यही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब तक ये जो है फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक ईएमएफ और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, नेट ईएमएफ और नेट करंट जो है, तब तक ये फोर्स पीछे लगेगा और ये फोर्स आगे ही लगेगा। तो ये फोर्स अगर पीछे लगेगा तो घटते घटते वेलोसिटी एक टाइम आएगा जब 50 हो जाएगी, ये वाला वेलोसिटी भी 50 हो जाएगा, जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। तो अगर तुम मोशनल से बोलो तो क्या बोलोगे, दोनों का ईएमएफ सेम हो जाएगा, बीएलवी बीएलवी, क्योंकि लेंथ तो दोनों का सेम है, वेलोसिटी भी दोनों का अगर सेम हो गया है, बी भी दोनों का सेम है, तो दोनों ईएमएफ जो है अगर वो तुम्हारे इक्वल हो गए तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, एक से गेन होगा दूसरे से ड्रॉप हो जाएगा। तो आई जो करंट है ना, इंड्यूस करंट, वो इसके अंदर लूप के अंदर 0 हो जाएगी, और अगर इंड्यूस करंट जो है वो लूप के अंदर 0 हो जाएगी बच्चों, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक। अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और वही दोनों का टर्मिनल स्पीड होगा, ठीक है। तो इसको तुम किसी भी तरह से बोल सकते हो, इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि टर्मिनल स्पीड के लिए क्या बोलेंगे, दोनों पे फोर्स 0 होना चाहिए। दोनों पे फोर्स आएगा कौन सा, एक्सटर्नल तो कोई है नहीं, मैग्नेटिक आना चाहिए, तो आई एल भी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो एल 0 है नहीं, बी 0 है नहीं, आई को 0 होना पड़ेगा। आई कैसे 0 होगा, जब 2 ईएमएफ आएंगे दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएंगे,
अब तुम्हारा ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी होता है, बी सेम है एल सेम है, तो दोनों का जो है वी सेम होना चाहिए, तो दोनों रोड्स का इवेंचुअली बी जो है वो सेम होना चाहिए। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि वी टर्मिनल इंप्लाइज एक्सेलरेशन 0, ठीक है, जो कि इंप्लाई करता है फोर्स 0, और फोर्स यहां पर एक ही है, तो फोर्स यहां पर है ILB, तो ये इंप्लाई करता है कि I 0 होना चाहिए, और अगर I 0 होगा तो EMF इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट तो है ही वो, क्योंकि एक से करंट ऊपर जा रहा है दूसरे से नीचे जा रहा है, तो EMF इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, EMF है BLV1 इज इक्वल टू BLV2, तो BL कट गया, तो V1 शुड बी इक्वल टू V2। ये हमें कंडीशन मिल गई है, किसी कंडीशन मिल गई है हमें फाइनली जब वो टर्मिनेट करेगा, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन मिल गई, दोनों का टर्मिनल स्पीड जो है वो सेम होगा। अब यहां पे क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको सिस्टम बना लूं, इफ वी कंसीडर PQ एंड RS रोड एज वन सिस्टम, अगर इन दोनों को एक सिस्टम बना लें, तो इस पे एफ एम इधर, इस पे एफ एम इधर, तो कोई भी नेट फोर्स नहीं है, ठीक है, तो F एक्सटर्नल जो है वो सिस्टम के ऊपर 0 हो गया, दोनों रोड्स के ऊपर जरूर है लेकिन सिस्टम पे नहीं है, तो P जो है वो सिस्टम का क्या हो जाएगा बच्चों, कंजर्व हो जाएगा। तो P कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जो इनिशियल मोमेंटम है वही तुम्हारा फाइनल मोमेंटम होगा। तो यहां पर फिर हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इसका मास m, इसका वेलोसिटी v, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, बाद में दोनों का mv1 प्लस में mv2, लेट्स से v1 v2 को हमने v डैश लिख दिया या v फाइनल लिख दिया, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं mv और ये हो जाएगा 2mvf, तो m से m कट जाएगा, तो vf का वैल्यू बच्चों v/2 आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है, जेई में आ सकता है, एडवांस में भी पूछा जा सकता है 3 नंबर के अंदर, कि दो फंडे यहां पर जो है वो यूज हो गए। बेसिकली एडवांस में मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज हो गया और एक हमारा मोशनल ईएमएफ हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है हम इसको उसमें तो कर नहीं सकते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन में इसको यही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, बच्चों को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान है, इतना ही सॉल्यूशन है बस, ये वाली बात तो ऊपर से ही मालूम पड़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा अलग नहीं है, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी हमने इस तरह के किए हुए हैं। स्प्रिंग वाले याद है ना कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, जब दोनों का स्पीड सेम होता है। तो कुछ वैसा ही फंडा है यहाँ पर भी, जब है ना, जब एक टाइम पर जाकर स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये तेज भाग रहा है वो धीरे भाग रहा है, ठीक है, एक टाइम पर आकर के दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, तभी फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो स्प्रिंग वाला सा ही कंसेप्ट है मोर और लेस, है ना। नोट कर लो, इसको डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर।